गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास के लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट, इन विच वी हैव डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, in which we have seen that the crystalline solids are basically four types. First one is molecular solids, second one is ionic solid, third one is metallic solid, and next one is covalent solid. In last lecture video we have seen about the molecular solid, which is also three types: polar solid, non-polar solid, hydrogen bonded solid. In non-polar solid we have seen that the constituting particle is non-polar compound, or in polar solids the constituting particle is polar molecule. And in hydrogen bonded the basic example is water, ammonia and ethanol. Because the constituting particle depends on the nature of solid. After that we have discussed about the ionic solid. In metallic solid the constituting particle is metal. Okay, then metal combine with each other, and each atom is surrounded by the metal atoms. Here we can see that the constituting particle is metal atom. In the solid, the group of metal ions in which electrons are present, ये जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, बिकॉज मेटल इज एन एटम विच हैव टेंस टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स. So in metal crystal there is a higher density of electrons, unpaired electrons, which is present in crystal lattice. Electrons are delocalized in whole crystal. कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पूरे क्रिस्टल के अंदर क्या रहेंगे, डीलोकलाइज्ड रहेंगे, डिस्पर्स्ड रहेंगे. मेटेलिक लस्टर इज प्रेजेंट. मेटेलिक लस्टर का मतलब होता है कि शाइनिंग होती है मेटल के अंदर, और हमेशा किसी भी जो कंपाउंड होगा, कोई भी कंपाउंड होगा उसके अंदर लस्टर है, उसकी मेलेबिलिटी है, उसकी कंडक्टिविटी है, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ऑल आर और कंडक्टिविटी, ऑल द अबव फीचर्स डिपेंड्स ऑन द presence of unpaired electron. Okay, so in this solid we have also seen that there are presence of unpaired electron. They causes metallic luster, है ना. metallic luster यहाँ present है. This is due to delocalization of unpaired electron in whole crystal. टेंसाइल एंड मेलेबिलिटी इज प्रेजेंट. टेंसाइल और मेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि उसको बाहर से प्रेशर लगा करके एक चादर की तरह बनाया जा सकता है, और उसको क्या कर सकते हैं, खींच के तार बना सकते हैं अपन उसका. ठीक है ना. मेलेबिलिटी का तो मतलब होता है पीट के चादर बनाना. मेलेबिलिटी आघातवर्धनीयता होती है ना, प्रेशर की हेल्प से उसको शीटेड फॉर्म के अंदर चेंज करना. और टेंसाइल का मतलब होता है खींचना, तन्यता बोलते हैं जिसको. तो जो टेंसाइल नेचर होती है दोनों की दोनों मेटल के अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि प्रेशर के साथ में जो मेटल एटम्स होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे मेटेलिक सॉलिड. ओके, देन आएगी इसके अंदर कोवेलेंट सॉलिड्स. कोवेलेंट सॉलिड्स हियर द कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स आर एटम. ठीक है ना. कोवेलेंट एटम्स के अंदर, कोवेलेंट जो सॉलिड होता है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स कौन होंगे, एटम्स होंगे, बॉन्डेड विद द कोवेलेंट बॉन्ड. उन एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है. दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल सॉलिड. ठीक है ना. इनके अंदर जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर जो बेसिक पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होकर के एक लार्जर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं. सो जो कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल होगा इट सीम्स एज द मैक्रोमोलिकुलर फॉर्म. ओके, ड्यू टू मैक्रोमोलिकुलर फॉर्म they just seems like as the network solid. Okay, these are hard and solid. Okay, do not conduct electricity. Covalent compound never conduct electricity, but exceptionally graphite is the best conductor of electricity. Boiling point and melting point are very high. BP और MP क्या होते हैं, बहुत ही हाई होते हैं, ज़्यादा होते हैं इनके, है ना. बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर वेरी हाई. They do not conduct electricity, but graphite is the conductor of electricity. These are hard solids. Okay, these are macromolecular solids. Okay, bonded with the covalent bonds. So okay, कि कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स जो होंगी वो एटम्स होते हैं, बॉन्डेड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से. तीसरा
थर्ड जो होती है वो होती है मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि वो आपस के अंदर लार्जर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं उसको हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, ठीक है। दीज आर हार्ड सॉके। और इसके बाद में क्या आती है इसके अंदर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आ जाएगा इसके अंदर। जो इसके बेस्ट एग्जांपल हैं उसके अंदर आप डायमंड ले लो, ग्रेफाइट आ जाएगा, सिलिकॉन क्रिस्टल ले लो जी, फुलरीन ले लो, ठीक है ना। फुलरीन ले लो, सिलिकॉन क्रिस्टल ले लो, ग्रेफाइट ले लो, डायमंड ले लो, है ना। कोई से भी ले सकते हो, सारे के सारे इसके अंदर एग्जांपल आएंगे। अब देखो क्लासिफिकेशन जो है ना उसके अंदर हमने मॉलिक्यूलर, आयोनिक, मेटेलिक और कोवेलेंट सारे सॉलिड्स को एक साथ पढ़ा है। तो इसके अंदर कंपैरेटिवली अगर आपसे पूछा जाए तो देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर जब भी आपसे एग्जांपल पूछें तो आप याद रखेंगे, जैसे पोलर का है, नॉन पोलर का, तो इतना डेप्थ में तो नहीं जाएगा। अगला आपसे सिर्फ मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक और कोवेलेंट में से क्लासिफिकेशन पूछता है। तो सबसे ज़्यादा देखो मेटेलिक सॉलिड की तो खास पहचान है, जैसे भी मेटल्स आती हैं, लाइक मेटल जैसे जिंक का क्रिस्टल आ गया, कॉपर आ गया, मैग्नीशियम आ गया, है ना, जैसे एजी आ गया, है ना, प्लेटिनम आ गया, कोई भी मेटल आ गई, वो मेटल जो होती है वही क्या होती है, मेटलिक सॉलिड का एग्जांपल होती है। तो मेटल्स वाले में कोई दिक्कत नहीं है। आयनिक जो सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड के अंदर हमेशा आयनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे, जैसे NaCl है, KCl है, CuSO4 है, जैसे ZnSO4 है ना, जैसे MgSO4 है ना, ये सारी के सारी। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड के फॉर्म एग्जांपल्स होते हैं वो सारे के सारे किस में आयनिक, ये आयनिक सॉलिड्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, तो कोवेलेंट के अंदर आप लोगों के जैसे ग्रेफाइट आ गया, फुलरीन आ गया, डायमंड आ गया, सिलिकॉन क्रिस्टल आ गया, ये। इसके अलावा जो अदर देन दीज एग्जांपल्स जो आते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर आएंगे, जैसे जैसे आइस है, जैसे NH3 है ना, सॉलिड ड्राई CO2 बोल सकते हो, जिसको सॉलिड आइस बोलते हैं अपन, ड्राई आइस बोलते हैं इसको, ये है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल आते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर। आपकी NCERT बुक या जो एडवाइज़र है उसके अंदर आप लोगों को एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन रेस्पेक्टिव क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स। तो उसके अंदर आपको अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करके देखना होता है उसको, ठीक है ना। यहाँ से पैक्ड क्वेश्चन आता है। अभी बात आती है कि यहाँ पे जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा हार्ड रिजिड कौन होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, उसके बाद कौन है। स्ट्रेंथ के बेसिस पे अगर आपसे पूछें तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होती है कोवेलेंट कंपाउंड्स की होती है। इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो काफ़ी हार्ड होती है। फिजिकल स्टेट से लेना मतलब है, फिजिकल स्टेट से मतलब है कि जो कंपाउंड्स हैं मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लाइक एज डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ नेचर, वाइल ग्रेफाइट भी क्या होता है, हार्ड होता है, बट इसकी जो प्लेटेट्स जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे पे स्लिप हो सकती है ना, स्लिप हो सकती हैं, इसलिए ग्रेफाइट जो होता है डायमंड के कंपैरिजन में तो उतना हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट आता है, ठीक है। थर्ड जो आती है, नेक्स्ट जो आती है कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है वो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो ऑब्वियसली उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हायर होंगे। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिजिड स्ट्रक्चर है, हार्ड है, BPMP काफ़ी हाई है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर क्या नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, बट जो ग्रेफाइट होती है वो एक्सेप्शनली क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। इसके बाद में कौन होते हैं, आयनिक। Here the constituting particles is ions and electrostatic force of attraction is present between the ions. They conduct electricity in either molten state or aqueous solution, because due to presence of ions they conduct electricity. Next, metallic solid. Here constituting particle is metal and there is a electron bonds present between the crystal solid who are delocalized in overall crystal. Due to presence of sufficient unpaired electron, there is the tensile, metals are tensile in nature, malleability is present, and also conduct the electricity and show metallic luster.
आफ्टर दैट मोलिकुलर सॉलिड्स के अंदर भी अगर आप देखोगे तो पोलर सबसे पहले, फिर एच बॉन्डिंग, फिर नॉन पोलर सबसे कम। पोलर, एच बॉन्डिंग और सबसे कम कौन होती है? नॉन पोलर सॉलिड्स होती है। तो अभी जो मैंने आपको बताया उसके अंदर सारा का सारा क्लासिफिकेशन हो गया है, जिसके अंदर आप लोगों ने सारी कैटेगरीज देखी हैं। और आप क्या करेंगे इसके बाद में, आपका होमवर्क ही मान लो ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे रखा है क्लासिफिकेशन के अंदर, आप लोगों को आइडेंटिफाई करने होते हैं कौन से क्लासीफाई द फॉलोइंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन रेस्पेक्टिव टाइप ऑफ सॉलिड्स। तो उसके अंदर आप लोगों को आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन के जस्ट बाद में आप लोगों को क्या पढ़ना होता है? क्रिस्टल की पैकिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अगला जो टॉपिक आता है वो अपना आता है क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल। सबसे पहली बात ये आती है लैटिस किसको कहते हैं? क्रिस्टल लेटिस जो होता है उसको अपन ये बोल सकते हो कि द 3D ओरिएंटेशन ऑफ ए क्रिस्टल सॉलिड। और आप ये भी बोलना चाहो तो ये बोल सकते हो द होल ऑफ ए क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। कि जो 3D ओरिएंटेशन होता है किसी भी क्रिस्टल का, जिसमें प्रॉपर अरेंजमेंट होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं। एंड यूनिट सेल क्या होती है? यूनिट सेल वो चीज़, जैसे लाइक मान लो क्रिस्टल लेटिस, मान लो मैंने एक इतना बड़ा ब्लॉक बनाया है और उस ब्लॉक के अंदर मैंने बार बार ये रिपीट करी है चीज़ें। तो ये जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है, द ओवरऑल स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रिस्टल लेटिस एंड द वन ब्लॉक इज नोन एज यूनिट सेल। इतनी तो समझ आई होगी कि पूरी जो स्ट्रक्चर है उसको तो हम क्या बोल पा रहे हैं? क्रिस्टल लेटिस बोल रहे हैं। और जो एक छोटी यूनिट जिसके बार बार रिपीट हो रही है उसको अपन क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। क्रिस्टल लेटिस जो होती है वो होती है पूरा नेटवर्क ऑफ द ओवरऑल होल ऑफ क्रिस्टल, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। अब बुक की लैंग्वेज में किस तरीके से डिफाइन करना है वो देखें आप एक बार। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स आर अरेंज इन 3D। कि क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स होते हैं वो एक 3D के अंदर, यानी 3 डायमेंशन के अंदर अरेंज रहेंगे, जिनकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों होती हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। 3D के अंदर जो भी अरेंजमेंट हो, लाइक आपके पास एक डिब्बा है, उस डिब्बे के अंदर आपने किस तरीके से पैकिंग कर रखी है, तो वो पूरा जो डिब्बा होगा वो क्या होगा? क्रिस्टल लेटिस होगा। In crystalline solid, the constituting particles are arranged in 3D in a definite arrangement that is called crystal lattice. Okay, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं। In 3D, regular arrangement of units is called crystal lattice. ठीक है ना? In 3D, the regular arrangement of units is called crystal lattice. कि जो 3D होती है उसके अंदर जो यूनिट सेल होती है उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। उस रेगुलर अरेंजमेंट की 3D के अंदर जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है उस रेगुलर अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं। बात वो की वही आई है। या फिर आप ये बोल सकते हो प्रॉपरली अरेंज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ एनी क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। की एक किसी भी कंपाउंड की वेल अरेंज 3D जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं। समझ आई? जैसे एक चौक का डिब्बा होता है, उसके अंदर चौक किस तरीके से अरेंज है, पूरा का पूरा जो पैकेट होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लेटिस। और एक जो चौक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। अब बात आती है यूनिट सेल की। The smallest part of crystal which repeat in all directions present in the definite arrangement that repeating unit is called unit cell। कि एक छोटी यूनिट जो हर एक डायरेक्शन में और हर एक डायमेंशन के अंदर रिपीट होकर के पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन करती है, तो उस रिपीटिंग यूनिट को, जिसका बार बार रिपीटेशन होता है, द रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सेल। उस रिपीट होने वाली यूनिट को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं, है ना। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल विच रिपीट इन ऑल डायरेक्शंस प्रेजेंट इन द डेफिनेट अरेंजमेंट दैट इज रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सेल। उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। यहाँ तक ठीक है? यूनिट सेल। इसके बाद में देखो, अब बात ये आती है, आपसे ये पूछा जाए क्रिस्टल लेटिस द वेल अरेंज 3D इज कॉल्ड
the well arranged 3D of a crystalline solid is called crystal lattice, and while the repeating unit which repeat in all directions that is called unit cell. उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं. अब आती है पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल. देखो पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल के अंदर आप लोगों के आएंगे कि जो भी क्रिस्टल हैं उनके अंदर क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होती है ना वो रिपीट होती है बार बार. क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के अंदर हम क्या करते हैं कि छोटा क्यूब जो बार बार रिपीट होता है, जिससे हमारे पास क्या होगा, पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है. जैसे एक रूम के अंदर हमको जैसे चौक के डिब्बे भरने, तो एक जो डिब्बा होगा जिसको बार बार हम हर एक लाइन के अंदर अरेंज करेंगे जिससे पूरा रूम भर जाएगा, तो पूरा रूम जो होगा वो तो क्रिस्टल लेटिस है. और उसके अंदर रखा जाने वाला जो एक एक डिब्बा होता है वो क्या होगी? यूनिट सेल होगी. तो अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेल. डिब्बा जो होता है उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास 2-3 तरह के पैरामीटर्स आते हैं. 2 पैरामीटर्स वो आते हैं. एक तो वो जो उसके एंगल को डिटेक्ट करते हैं, और दूसरे वो पैरामीटर जो उसकी लेंथ को डिटेक्ट करते हैं. तो इसके लिए ना पैरामीटर्स जो यूनिट सेल के होंगे वो 2 टाइप्स के पैरामीटर्स प्रेजेंट होते हैं. 2 टाइप्स के पैरामीटर्स में हम क्या करते हैं? सम पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन ए यूनिट सेल, है ना. कुछ पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए. फर्स्ट 3 पैरामीटर्स फॉर एज मेजरमेंट दैट आर ए बी सी, यानी लेंथ को मेज़र करने वाले 3 पैरामीटर्स होते हैं. यहाँ पे गौर से देखना आप, ये जो जॉइंट है इस पॉइंट से हमने लिया है, एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, एक इस साइड में, एक इस साइड में. जस्ट ऊपर की तरफ जो लाइन जा रही है उसकी लेंथ को अगर ए मानी, एक्स एक्सिस मान लो, वाई एक्सिस में जा रही है उसको बी, और जेड एक्सिस में आ रही है उसको हम सी मान रहे हैं. ठीक है. तो ये तो वो पैरामीटर हैं ए बी सी विच टेल्स अस अबाउट द लेंथ ऑफ क्यूब, या फिर बोल सकते हो एज ऑफ क्यूब, कि उसका कॉर्नर कितना लंबा है या फिर उसकी लेंथ कितनी है. दूसरी 3 पैरामीटर्स फॉर द एंगल डिटेक्शन. 3 पैरामीटर जो एंगल डिटेक्शन के लिए आएंगे दैट आर रेस्पेक्टिवली अल्फा, बीटा एंड गामा. वो एंगल कौन से हैं? अल्फा है, बीटा है, गामा है. पैरामीटर्स 2 ही तरह के हैं, एंगल पैरामीटर, दूसरा है लेंथ पैरामीटर. 3 पैरामीटर लेंथ के हैं, 3 पैरामीटर किसके हैं? एंगल के. इस एंगल और लेंथ पैरामीटर के बेसिस पे जो ब्रेवे थे उसने 14 टाइप्स की, 14 तरह की यूनिट सेल का डिवाइडेशन किया है. आपके टोटल जो 14 टाइप्स की हैं वो तो नहीं है, लेकिन उसमें कुछ जो कॉमन आती हैं उसके अंदर आएगी. एक टेबल बनती है, उसको आपको डायरेक्टली याद रखना होता है. अब देखो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अल्फ़ा, बीटा, गामा इसी तरीके से याद रखना होता है. एक्स एक्सिस जो ले रहे हो आप, या इसको वाई एक्सिस मानते हो मोस्टली, जो आपको दिख रही है वर्टिकल लाइन दैट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय ए, वर्टिकल लाइन डिनोटेड बाय बी, एंड द फ्रंट लाइन जो आपकी तरफ आ रही है व्यूअर की तरफ उसको हम सी से डिनोट करते हैं. एंगल डिटेक्शन के टाइम ध्यान रखना है आपको, एंगल डिटेक्शन के टाइम ध्यान रखना है कि अगर आपकी जो लेंथ है वो ए और सी है, तो ए और सी को छोड़ करके, यानी अल्फ़ा बीटा को छोड़ करके, आप ए है तो अल्फ़ा छोड़ दो, सी है तो गामा छोड़ दो, एंगल कौन सा हो जाएगा? बीटा. क्या बोला है मैंने? ए और सी. ए के लिए अल्फ़ा एंगल छोड़ दो, सी के लिए गामा एंगल छोड़ दो, और एंगल कौन सा आ जाएगा? बीटा. ये वाला जो एंगल ले रहे हैं उसके अंदर एक तरफ ए आ रहा है, एक तरफ बी. ए के लिए अल्फ़ा छोड़ना है, बी के लिए बीटा छोड़ना है, तो एंगल कौन सा हो जाएगा? गामा. यहाँ पे जब एंगल को मेज़र कर रहे हो तो यहाँ पे एक लेंथ बी की आ रही है और एक लेंथ आ रही है सी की. बी के लिए बीटा छोड़ना है, सी के लिए गामा छोड़ना है, तो एंगल कौन सा आएगा? अल्फ़ा. ये लिखने का तरीका होता है. यूँ नहीं कि आपने रैंडमली लिख दिया कि अल्फ़ा, बीटा, गामा जो भी है. अगर आपने अल्फ़ा, बीटा अगर इधर उधर लिखा भी है तो ध्यान रखना, ए और बी है तो अल्फ़ा, बीटा छोड़ दो, गामा लिखना है. बी और सी है तो बीटा, गामा छोड़ दो, अल्फ़ा लिख दो. ए और सी है तो अल्फ़ा, गामा छोड़ दो, बीटा लिखना है. ये एंगल डिटेक्शन का तरीका होता है इसमें. ठीक है ना. ये होती है पैरामीटर्स. क्रिस्टल लेटिस तो होती है प्रॉपरली अरेंज 3D, है ना. प्रॉपरली अरेंज 3D ऑफ ए क्रिस्टल दैट इज़ कोल्ड, ना 3D अरेंजमेंट होता है उसको, तो है ना टोटल 3D अरेंज क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टल लेटिस. कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होगी उसको तो क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं. एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट विच रिपीट इन ऑल डायरेक्शन मैनी टाइम्स दैट इज़ कोल्ड यूनिट सेल. यूनिट सेल क्या होती है? मोस्टली आप लोगों की क्यूबिक यूनिट सेल होती है जिसमें एंगल कितने का होता है? 90 का होता है. और मोस्टली क्या होती है उसकी जो क्यूबिक सेल है उसके अंदर आप लोगों के 2 तरह की पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है. 3 पैरामीटर्स विच आर यूज टू डिफाइन द लेंथ दैट आर ए, बी एंड सी.
and other parameters which are used for detection of angle that are alpha, beta, gamma. इस डायग्राम के अंदर मैंने आपको ये भी बताया कि ए बी सी आप लिख सकते हो लेंथ के लिए, उसके बाद में अल्फ़ा बीटा गामा आपको किस तरीके से लिखना है ये। अगला जो टॉपिक आएगा वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, कि एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर आपको क्या क्या फिनोमिना अप्लाई करने होते हैं, ठीक है ना। आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। आज की क्लास के अंदर आपने देखा है और जो मैंने आपको क्वेश्चन करना दिया है उसको ध्यान से रखेंगे आप, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे गाइस।